पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। मैंने जो नजारा देखा तो ऐसा लगा कि जैसे 10 साल यहाँ कोई विधायक रहा ही नहीं। छोटी मतलब कहीं सुएज की दिक्कत है, 2 इंच की पाइप को 4 इंच की करना था, कहीं पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है। जो शीला जी वाली दिल्ली है उसके लिए कराह रही है और ये जानते हैं कि काम तो कांग्रेस ने किया था। मेरे पास धर्म वाली राजनीति नहीं है, मेरे पास छलावे वाली राजनीति नहीं है, मेरे पास झूठ बोलने वाली राजनीति नहीं है, मेरे पास प्योरली मुफ्तखोरी की राजनीति नहीं है, मेरे पास काम की है कि दिल्ली सरकार का आप देखेगा 4-5 साल में इतने भ्रष्टाचार की चीजें निकलेंगी कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे और आज वही हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली विधानसभा चुनावी तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली का सियासी पारा हाई उठ चुका है। यानी कि दिल्ली का दंगल पूरी तरह से तैयार है और इस बार दिल्ली का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर क्या होगा। क्या दिल्ली में वापसी आम आदमी पार्टी करती दिखाई दे रही है? इस बार का मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय रहने वाला है और इस वक्त बातचीत करने के लिए मेरे साथ वो चेहरा, वो नाम मौजूद है जिसे इस वक्त कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की योद्धा है और हो सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ओर से CM चेहरा भी हो सकते हैं, यानी कि संदीप दीक्षित जी। संदीप दीक्षित जी जो दिल्ली के अंदर पूर्व सांसद भी रहे हैं और ये वो व्यक्ति हैं, वो बेटे हैं जो दिल्ली की पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे हैं। इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली से और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इस बार दिल्ली के अंदर समीकरण क्या बन रहे हैं और इस बार दिल्ली की जनता क्या चाहती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संदीप दीक्षित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, आप लोगों के बीच जा रहे हैं, पद यात्राएं कर रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, कैसी तैयारी आपकी है? देखिए, जितनी अपेक्षा थी उससे बेहतर मिलता है, क्योंकि देखो क्या है, कौन है कैंडिडेट सामने। एक 10 साल का विधायक, एक 10 साल का मुख्यमंत्री, बड़ी आशाओं के साथ आया था। दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी है नई दिल्ली। नई दिल्ली में कोई बड़ी दिक्कतें नहीं हैं। अगर आप सामान्य भी थोड़ी बहुत मेहनत करके भी काम करते रहें तो NDMC में इतना पैसा है और CM फंड में इतना पैसा है, स्वयं CM इतने बड़े खजाने के ऊपर बैठता है कि छोटी मोटी दिक्कतें तो कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखनी नहीं चाहिए। उनको छोड़ दीजिए जो रोजमर्रा कभी आती हैं कभी चली जाती हैं। लेकिन मैंने जो नजारा देखा तो ऐसा लगा कि जैसे 10 साल यहां कोई विधायक रहा ही नहीं। छोटी मतलब कहीं सुएज की दिक्कत है, 2 इंच की पाइप को 4 इंच की करना था, कहीं पानी का प्रेशर नहीं आ रहा है, कहीं खड़ंजे 10 साल पहले लगे थे दोबारा नहीं लग रहे हैं। आज हम एक इलाके में गए, वहाँ शीला जी के समय के पहले से एक बारात घर बना था। वो बारात घर ऐसा लग रहा कि जैसे खंडहर हो गया है। हम पिलंजी गांव के जहाँ आप आई थी उसके सामने एक पार्क था। पार्क में शीला जी ने एक सीमेंटिंग करा दी थी, एक बहुत अच्छा शेड बना दिया था। आज ऐसे लग रहा है जैसे कोई जंगल हो गया हो, आदमी वहाँ जा नहीं पा रहा है, सांप बिच्छी वहाँ घूम रहे हैं। उसी पिलंजी गाँव में आप 10 से 12 दिन पहले जब बरसात हुई थी तो 6-8 इंच पानी बनने लगा था। आज हम एक और झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर में गए जो इनके चहेते माने जाते हैं केजरीवाल के। वहां उन्होंने बताया कि साहब 3 दिन पहले जब बारिश हुई थी तो घरों में इतना गंदा पानी घुस गया था। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो आज दिखाऊंगा। एक आदमी, हम पालिका धाम में घूम रहे थे तो मैं जब वोट मांगने मैं डोर टू डोर जा रहा हूं तो दूसरी या तीसरी मंजिल पे गया, एक आदमी अंदर उठा एकदम और खांसता हुआ उसने मुझसे बात की और बड़ी रैस्पिंग आवाज में उसने एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिखाया कि इससे मैं, तो मुझे लगा बीमार होगा। तो उसने कहा नहीं, ये 2 महीने से है, ये 3 दिन से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूं क्योंकि पोल्यूशन है। और आप उसको वीडियो को देखिएगा, आप हिल जाएंगी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने कहा इस आम आदमी पार्टी ने मेरा जीना हराम कर दिया है क्योंकि मुझे केवल, और डॉक्टर कह रहे हैं आप केवल पोल्यूशन से मर रहे हो। तो ये जब हालात दिखने लगते हैं मुख्यमंत्री स्तर के और विधायक स्तर के, तो ये लगता है कि भाई साहब यहां तो काम ही नहीं हुआ। तो हम जो अपेक्षा कर रहे थे कि एक फॉर्मिडेबल हमारे सामने एक सिटिंग विधायक होगा, ऐसा लगता है कि उसको हराना तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। जी,
और आप जहां से चुनाव लड़ रहे हैं सर, नई दिल्ली सीट, ये वो सीट है जहां से आपकी माताजी भी चुनाव लड़ती थी और जीतती थी। और ये कहा जाता है कि दिल्ली को दिल्ली बनाने वाला अगर कोई नाम या चेहरा है तो शीला दीक्षित जी का है। सामने अरविंद केजरीवाल हैं, बीजेपी के उम्मीदवार भी सामने आ चुके। मुकाबला किससे है और इस बार की चुनौती आपको क्या लग रही है कि कितनी बड़ी रहने वाली है? देखिए, असली मुकाबला तो जैसे मैंने कहा कि वर्तमान विधायक का तो कुछ खास है नहीं। अब वो कोई कुछ कर दें, क्या कर दें, क्या वायदे कर दें, वो जाने। लेकिन मेन जो हमारा एक हमेशा चुनौती होती है वो वोटरों का दिल जीतना। वो उसको पहले आप पे भरोसा हो कि नहीं, आप एक अच्छे विधायक बन सकते हैं। हर आदमी की अपनी परिभाषा होती है, ये समझ होती है। तो हर किसी की समझ में खरा उतरना, फिर जब वो मान लेता है कि नहीं आप एक गंभीर कैंडिडेट हो, फिर वो जो 2 या 3 लोग हैं उन पे आपस में तय करता है और फिर देखता है कि इसमें कौन ऐसा है जो मुझे अच्छे 5 साल देगा। ये 2-3 मापदंडों पे अमूमन चुनाव गिना जाता है। तो एक तो मैं मानता हूं कि आज पूरी दिल्ली, जो शीला जी वाली दिल्ली है, उसके लिए कराह रही है और ये जानते हैं कि काम तो कांग्रेस ने किया था। तो ये जो मानना कि क्या हम भरोसे में, हमारी पार्टी में विश्वास है, आज पार्टी में विश्वास है। मैं क्योंकि शीला जी से भी जुड़ा रहा हूं, लोगों को लगता है कि भाई उसके परिवार के हैं तो ये काम करेंगे। दूसरा, जैसे मैं बार बार कहता हूं, 10 साल में सांसद रहा पूर्वी दिल्ली में, और ये बात तो लोग मानेंगे कम में या ज्यादा में कि मैंने पूर्वी दिल्ली की तस्वीर बदलने की कोशिश की और काफी हद तक उसमें सफलता पाई। संपूर्ण सफलता किसी को नहीं मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा काम मैंने किया, तो वो भी उसमें लोगों को भरोसा आता है। तीसरी चीज, हम जो एक वायदा कर रहे हैं कि हम एक बेहतरीन अच्छी दिल्ली बनाएंगे, शीला जी की तर्क की दिल्ली, और उसके साथ साथ वो सहूलियतें भी देंगे जो आज के लोग चाहते हैं। हम लोग शायद 2013 में नहीं समझ पाए थे कि लोग फ्री ज़्यादा चाहते हैं, इस तरीके के साथ। ठीक है, समय बदलता है, पार्टी अगर नीति नहीं बदलती है तो दिक्कत हो सकती है। तो उसमें हमने कहा है कि नहीं, जैसे आज हमने महिलाओं को 2500 रुपये हर माह देने की योजना की है, कर्नाटक में हम 2000 देते हैं, यहाँ 2500 देंगे। तो ये जब 3-4 चीज़ें आएंगी तो लगता है कि कांग्रेस के और मेरे प्रति एक आकर्षण बढ़ेगा। फिर जैसे मैंने कहा, व्यक्तिगत रूप में, भाई केजरीवाल साहब 10 साल उन्होंने क्या विधायक के रूप में काम किया है वो गिना दें। मैं 10 साल में सांसद के रूप में मैंने क्या किया है उसकी भी मैं गिनती करवा दूंगा कामों की। परवेश जी को मैं बहुत अच्छे से नहीं जानता, पर वो भी 10 साल सांसद रहे हैं, वो भी अपना लेखा जोखा बताएं और फिर लोग तय करें कि मेरे 10 साल या इन दोनों के 10 साल कौन से ज्यादा अच्छे हैं। तो जिस तरीके से नई दिल्ली सीट पर देखा जा रहा है, आपने कहा कि पूर्व सांसद बीजेपी की ओर से भी हैं और सीएम केजरीवाल, पूर्व सीएम, वो तो 3 बारी से वहां से चुनाव भी जीते हैं, आप भी सांसद रह चुके हैं। तो क्या नई दिल्ली सीट पर अब हमें काम वाली राजनीति देखने को मिलेगी, जिस तरीके से आप चैलेंज कर रहे हैं? भाई मैं आशा करता हूं, क्योंकि अगर काम वाली राजनीति नहीं तो मेरे पास और कोई राजनीति नहीं है। मेरे पास धर्म वाली राजनीति नहीं है, मेरे पास छलावे वाली राजनीति नहीं है, मेरे पास झूठ बोलने वाली राजनीति नहीं है, मेरे पास प्योरली मुफ्तखोरी की राजनीति नहीं है। मेरे पास काम की है, काम के साथ राहत है, काम के साथ सब्सिडी है, लोगों की मदद है, लेकिन काम की राजनीति है। अगर लोग कहेंगे कि हमको काम पसंद नहीं है तो मैं तो कह दूंगा अभी बता दीजिए, मैं समय खराब नहीं करूंगा, नामांकन भी नहीं दाखिल करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि लोग काम की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि अगर काम नहीं चाहते तो क्यों विधायक चाह रहे हो भाई? फिर विधायक की जरूरत नहीं, फिर एक मुख्यमंत्री चुन लिया करो, आप जानो और आपका मुख्यमंत्री जाने। जी, राजनीतिक तौर पर मैं आगे आपसे सवाल करूं उससे पहले मैं जानना चाहती हूं, शीला दीक्षित, उनका आपसे नाम जुड़ा है, कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है? आपकी माता जी रही है, आपने पूरा उनका जीवन देखा है, राजनीतिक तौर पर जीवन देखा है, क्या जनता उनको याद कर रही है और आपके अंदर उनकी छवि देख रही है? देखिए, दिल्ली में तो बहुत याद कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 साल से अचानक कोई भी आता था दिल्ली में, बताता था क्या कहीं चले जाओ, गली सड़क मोहल्ले पे लोग शीला जी की बात करने लगे। हमने भी कई जगहों पे देखा, जैसे मैं बैठा रहता हूं, कहीं रेस्टोरेंट में पीछे बात चल रही है, कहीं बस स्टॉप पे खड़े रहो लोग बात चलती है। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं, हम निजामुद्दीन से बाहर जाते हैं तो एक लाल बत्ती है जी। उस लाल बत्ती पे जब हम आए थे तो महामहिम राष्ट्रपति जी वहां से जा रही थी, तो रोक दिया गया। तो धीरे 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 हमारी गाड़ी खड़ी थी और कोई 15-20 मोटरसाइकिल थी, वो बढ़ती बढ़ती 20-25 हो गई। तो उसमें ऐसी कुछ बात करने लगी, तो हमारे साथ एक भाई साहब थे, वो उतरे, मैं तो गाड़ी में बैठा था, सुन रहा था केवल। तो किसी ने कहा कि अरे यार ये नेताओं का देखो सत्यानाश कर रखा है। तो इस आदमी ने ऐसे ही कुछ छेड़ने के लिए ऐसे कह दिया, अरे नहीं यार केजरीवाल ने तो बहुत अच्छा काम किया है। ये मोटरसाइकिल के लोग थे, साथ में 2 ठेले वाले थे। आप बिलीव नहीं करेंगी, 3 या 4 मिनट में
लोग ऐसी ऐसी बातें करने लगे वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में जो सभ्य समाज में इस्तेमाल ना हो, और सब कहने लगे नहीं भाई साहब शीला दीक्षित के बाद कोई काम नहीं हुआ। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता हूं, यही होता है। किसी घर में मैं चले जाऊं, मैडम ने नौकरी लगाई थी, मैडम ने हमारी छत की परमिशन करवाई थी, मैडम ने सीढ़ियों पे पत्थर लगवा दिए थे, मैडम ने रेलिंग लगवा दी थी, उन्होंने पार्क बनवा दिया था। भाई शहर में एक विधायक में से मैंने कहा कि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप एनडीएमसी में कर सकते हो। एनडीएमसी के इलाके में आपको फ्लाईओवर नहीं बना सकते, कोई बड़े बिल्डिंगें नहीं बना सकते, कोई बड़ी परियोजनाएं नहीं ला सकते, क्योंकि लुटियंस दिल्ली में हर तरीके का काम नहीं हो सकता। लेकिन रोजमर्रा की चीजों में अगर मुख्यमंत्री खरा ना उतरे, विधायक खरा ना उतरे, तो दिक्कत है। वो मुख्यमंत्री खरी उतरी, इतने परिवार मुझे मिले। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने 15 साल में इतने परिवारों को छुआ। मेरे ख्याल से 50% परिवार, 60% परिवार ऐसे होंगे जिनको डायरेक्ट मदद दी। बड़ी मदद अलग है, सड़क बन गई, पार्क बन गए, जिससे पूरी कॉलोनी को मदद मिल गई, गेट बन गए, कई जगहों पे बड़े गेट लग गए, कई जगहों पे रेलिंगें बढ़ गई, बिजली की पावर की कैपेसिटी बढ़ गई, स्ट्रीट लाइट्स आ गई। वो तो सबको इंपैक्ट करता, बट डायरेक्ट किसी की मदद हुई, किसी को अस्पताल में मदद हुई, किसी को स्कूल में एडमिशन मिल गई, किसी के बच्चे की नौकरी लग गई, किसी के खिलाफ कोई किसी ने मुकदमा गलत दायर किया तो उसको बचा लिया। इस तरीके की नियरली हर दूसरे घर में ये प्रतिक्रिया थी जी। और देखिए सर, हम भी ग्राउंड रिपोर्ट पर जाते हैं तो ग्राउंड में हम भी देखते हैं कि शीला दीक्षित जी को याद किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने और पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने जब इतना काम किया दिल्ली के लिए, दिल्ली को विकास की ओर बढ़ाया और एक नया नक्शा दिल्ली का बना दिया, लेकिन बावजूद इसके बीते 2 बारी से दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। इसके पीछे क्या बड़ा कारण, क्या बड़ी वजह आप मानते हैं? देखिए क्या है, 2012-13 में जो एक माहौल बना महाभ्रष्टाचार का कि सब कुछ पैसा खा गए, कांग्रेस सिर्फ पैसा खाती थी, शीला जी पे इतने लांछन लगे। आज जो अतिशी जी रोती हैं कि मेरे ऊपर अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इन लोगों ने क्या क्या अपशब्द शीला जी के बारे में नहीं कहे, और आपने देखा होगा उन्होंने चूं भी नहीं की। आम आदमी पार्टी के लोगों ने तो उन पे चप्पल तक फेंकवाई, बदतमीजी, फिजिकली बदतमीजी करने की कोशिश की। मुझे याद है 2-3 इनॉग्रेशन में हम गए थे, आम आदमी के पार्टी घुस गए और ऐसी ऐसी बातें कहने लगे जो सभ्य समाज में आप अपने दुश्मन के बारे में भी नहीं कहेंगे। लेकिन वो माहौल बना, उस समय लोगों को लगा ये सारा विकास खराब है। मुझे कुछ ये भी लगता है कि इतना काम हो गया था कि लोग काम से अब बहुत ज्यादा कि नहीं अब हम कुछ और करते, तो जब ये आया कि सब कुछ फ्री मिल जाएगा तो उस तरफ जाने लगे। और केजरीवाल उनकी पार्टी की इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट था उसमें क्रेडिबिलिटी बन गई थी। मूवमेंट का क्या हश्र हुआ वो आप खुद देख लीजिए। लोकपाल का क्या असर हुआ, 0/0। मतलब लोकपाल जितना फर्जी जो सपना इन्होंने बेचा था हिंदुस्तान में नहीं है भाई। और इनके जितने इल्जाम इन्होंने लगाए शीला जी पे, मुझ पे, सरकार पे, सोनिया जी पे, आज बताओ उस इल्जामों का एक भी सवाल कहीं है, एक भी कहीं इंक्वायरी हुई? भाई खुद तो आप 50 इंक्वायरी के चक्कर में जेल में बैठे हो, आपके मंत्री बैठे हैं, सही है गलत है कोर्ट तय करेगा, लेकिन इतना तक तो आप में केस बन गए कि आपको जेल जाना पड़ा। शीला जी के ऊपर तो इंक्वायरी तक नहीं हुई। तो वो जो माहौल बना, उस माहौल में मुझे लगता है हम लोगों को बहुत नुकसान हो गया। और पता नहीं क्यों उसके बाद 7-8 साल तक हमारा संगठन इतना गिरा और हम लोगों के बीच में आकर्षण नहीं पैदा कर पाए कि उसका खामियाजा हम लोग भुगतते रहे, जिस कारण से हम बहुत कमजोर पार्टी बन गए थे। जी। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तीनों ही ताल ठोक रहे हैं कि इस बार दिल्ली के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। पीएम मोदी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियों के जरिए बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने लिए शीश महल नहीं बनाया बल्कि गरीब जनता के लिए पक्की छत देने का काम किया। इसको लेकर क्या पक्की छत गरीबों को मिल रही है? बिल्कुल नहीं। पक्की छत इन्होंने क्या बनी? देखिए इन्होंने एक ये जो झुग्गी झोपड़ी के क्लस्टर के लोग हैं उनको घर दिए। ये तो 2012 की स्कीम है। ये वजीरपुर में बना है, अशोक विहार के पास, कि जहां बहुत से लोगों को नए मकान चाहिए थे। तो 2 जगहों पे ये काम शुरू हुआ था मनमोहन सिंह जी के सरकार के अंदर, एक यहाँ साउथ दिल्ली में कहीं और एक यहाँ, बल्कि इसके तो मैं इनॉग्रेशन उस पर भी गया था, शिलान्यास। उस शिलान्यास में अजय माकन जी थे और लोग थे, मैं भी उसमें गया था। वो तो 16, 17, 18 में बन जाना चाहिए था। इनसे तो ये सवाल पूछना चाहिए था कि जो चीज 3-4 साल में बन जानी चाहिए थी, आपने उसमें 10-12 साल क्यों लगा दिए? तो ये तो कांग्रेस की स्कीम है। और एक और चीज है,
शीला जी की सरकार ने 70,000 के करीब घर बनाए थे गरीबों के आवंटन के लिए, नरेला में, सावदा खेड़ा में। वहां ये क्यों नहीं उसका आवंटन कर पाए? वो दोनों सवाल बनते हैं केंद्र सरकार पर भी और केजरीवाल पर भी। तो क्या कहते हैं, मोदी जी भी एक भी घर नहीं बना पाए गरीब के लिए, वो कांग्रेस की स्कीम थी। ना अरविंद केजरीवाल किसी के लिए एक घर बना पाए गरीब के लिए। ये जो ये कहते थे जहां झुग्गी वहां मकान, उसमें अगर किसी ने स्कीम क्रियान्वित की है तो कांग्रेस ने की है। आम आदमी 0, बीजेपी 0। और सर जिस तरीके से हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का कैश कांड सामने आया था, वो भी ठीक रिजल्ट से पहले, दिल्ली में भी वैसी तस्वीर देखने को मिली कि नोट बांटते दिखाई दे रहे बीजेपी के नेता। देखिए, मैं परवेज जी पे पर्सनली नहीं कमेंट करना चाहता, लेकिन ये क्या मतलब है भाई पैसे बांटने का पर्सनली? आप कह रहे हो मेरे पास कोई ट्रस्ट है, फंड है, तो क्या चुनाव इस तरीके की व्यक्तिगत पैसे बांटने से जीता जाता है क्या? और दुर्भाग्य होगा अगर लोग इस कारण से वोट दें। मेरे पास तो ऐसा कोई धन नहीं है, तो इसका मतलब है सामान्य व्यक्ति कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेगा। इसका मतलब जिसके पास 200-400 करोड़ हो, कल को अडानी, अंबानी या कोई भी, उनका क्या नाम लो, कोई बड़ा आदमी आ जाए और कहे सबको हम लाख लाख रुपया देंगे। भाई हमारे यहाँ 1 लाख वोटर है, ठीक है, 1 लाख वोटर को हम 10,000 रुपया दे दें, अधिकारित हम अपने ट्रस्ट फंड से दे रहे हैं, या समझ लो हम 1 लाख दे दें, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितना कुछ है, तो मुझे तो 100% वोट इनको मिल जाएगा। तो फिर लोकतंत्र क्या रहा भाई? ये तो बाजार तंत्र है, बिकाऊ तंत्र है जी। और मैं तो आशा करता हूं कि हमारा वोटर ऐसा नहीं है कि 1100 रुपए में अपना वोट बेच देगा। हाँ, टेबल लगी है, कोई जाना चाहता है पैसा इकट्ठा करना कर ले, लेकिन मैं यही आशा करूंगा कि बिकेंगे, अपने भविष्य के निर्माण के लिए जाएंगे, बच्चों की नौकरी के लिए जाएंगे, एक अच्छी दिल्ली के लिए जाएंगे। लेकिन सर सवाल ये है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जिस तरीके से बीजेपी के नेता पैसे बांटते दिखाई दे रहे हैं, खुला एकदम फुटेज सामने आ जाती है। क्या ये समझा जाए, माना जाए कि बीजेपी कैश फॉर वोट इसी फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ती है? 100% दिल्ली में तो यही लग रहा है। मध्य प्रदेश में भी जब मैं था यही हुआ था, महाराष्ट्र में भी यही हुआ था, यहां भी 100% यही होने वाला है। और यहां तो और ज्यादा धड़ल्ले से, भाई आप ओपनली रजिस्टर करवा के 1100 रुपए दे रहे हो। भाई इलेक्शन कमीशन को कहीं तो आना चाहिए। और दूसरा, ये पैसा कैसे आप सामान्य जनता में बांट सकते हो, वहां जहां आप ताल ठोक रहे हो कैंडिडेट बनने की? आप कैंडिडेट नहीं बनते हो, पैसा बांटो नहीं बांटो आप जानो, आपका काम जाने। ये कितना पैसा, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ जो आप बांट रहे हो, कहां से आया आप जानो, आपकी जवाबदेही जाने। भाई ऐसा है इस देश में 15, 20, 25 हज़ार रुपया अगर आप कैश बांट दो तो आपके पास ईडी आ जाती है। 2-4 लाख रुपया कैश बांट दो तो आप पर इंक्वायरी हो जाती है। इतना पैसा कहां से आया? बर्बाद में फेंकने का पैसा, क्योंकि तो बर्बाद का पैसा है। 1100 रुपए में कोई जो नौकरी नहीं मिल रही, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं हो रहा, ये तो आप दान दे रहे हो ना, ये तो भीख दे रहे हो। आप भीख ही है एक तरीके की। आपने भीख को अमली जामा पहना दिया कि दस्तखत कर लीजिए। भाई आपके बिना कुछ किए, आपके बिना किसी संबंध के आप भीख दे रहे हो। ठीक है, आप फ्री में बहुत चीजें होती हैं, कोई किसी उपलक्ष्य में भंडारा करता है, कोई उत्सव मनाता है, कोई 13वीं में करता है, वो अलग चीजें होती हैं, वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। लेकिन चुनावों से पहले इस तरीके की फुटेज आना कि पैसे बांटते नहीं, ये तो बहुत ही अनैतिक है, मेरे ख्याल से अनैतिक बहुत है। बाकी लोग जाने भैया, और इनके पास फंड कहां से आते हैं, इतने पैसे कहां से आते हैं, ये इनका जमीर इनको आंसर करता होगा। कांग्रेस पार्टी पर सर एक आरोप हमेशा भारतीय जनता पार्टी लगाती रही, चाहे वो तमाम किसी भी राज्य के चुनाव हो, परिवारवाद का। और आप भी शीला जी के बेटे हैं, आप पर भी आरोप लगता दिखाई दे रहा है। नहीं सही है, जवाब नहीं, इसमें सही है। भाई अगर मैं शीला जी का बेटा ना होता तो मुझे पहली बार सांसद बनने का मौका ना मिलता। पर दूसरी बात तो अपने मेहनत से बना हो ना जी। आज अगर मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो अपनी मेहनत से लड़ रहा हूं ना, और कांग्रेस के आशीर्वाद से लड़ रहा हूं। ठीक है, वो किसी का बेटा हो तो उसका एक आपको प्राथमिकता मिलती है, उसमें कोई दो राय नहीं। वो परिवारवाद का आरोप जो कांग्रेस पर लगाया जाता है। देखिए ऐसा है, जमहूरियत में लोग चुनते हैं जी, थोपा नहीं जाता है। ठीक है, लोगों को नहीं पसंद होगा मत चुनिएगा, कोई मना थोड़ी कर रहा है। मेरा ये कि अगर उससे आपने कोई अन्यथा कोई एक बात ऐसी की हो, देखो हम उस परिवार के हैं, उस परिवार के कारण हमको औरों से एक ज्यादा आसानी से कोई स्थान मिल जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर दूसरी चीज है कि और लोग, अगर आप केजरीवाल की बात करें, आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा मूवमेंट का दुरुपयोग किया अपनी राजनीति बनाने में, वो सही था क्या?
आपने 1000 झूठ बोलकर लोगों के बीच में अपनी क्लीन छवि बनाई, वो सही था क्या? आपने सैकड़ों झूठ बोलकर एक बिल्कुल ही जिस पर एक दाग नहीं लग सकता था उस मुख्यमंत्री जी को देश में बदनाम करने की कोशिश की, शीला जी को, वो सही था क्या? आपने उनके सारे विकास को झूठा दिखाने की कोशिश की और आज उन्हीं किए हुए कामों पे आप फीता काटकर उसे अपना बता रहे हो, वो सही था क्या? तो सही गलत बहुत चीजें होती हैं। मेरा यह है कि जो व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है, जब उसको मौका मिलता है, क्या वो निष्ठा से काम करता है, क्या वो ईमानदार रहता है, क्या वो लोगों के लिए सेवा भावना से समर्पण होकर काम करता है, और जो उसे मौके मिलते हैं उन मौकों का लोगों के हित के लिए इस्तेमाल करता है। अगर हाँ तो वो ठीक ठाक नेता है, और अगर नहीं तो कुछ भी उसका बैकग्राउंड हो वो सही नहीं है। सर, ये माना जाता है, ये आरोप लगते रहते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ये जो आंदोलन था, ये जो लड़ाई छिड़ी थी, इसके पीछे पूरा सहयोग या साजिश जो थी वो आरएसएस और बीजेपी की थी। आपको ऐसा लगता है कि है? बिल्कुल है। उस समय मैं भी देख रहा था भाई, इनके लोग खाना बांट रहे थे, इनके लोग भीड़ ला रहे थे, इनकरेज कर रहे थे। एक समय था जब मैं अरविंद केजरीवाल के साथ डिस्कशन किया करता था, तो मुझे खुद जेटली जी ने बताया कि कुछ भी बात करते थे आके हमसे डिस्कस करते थे शाम को। तो उनसे क्यों डिस्कस करने जा रहे हैं? वो सरकार तो नहीं है, वो तो विपक्ष है। और मुझसे वो कहते थे, मेरे और सुषमा जी से कई बार ये बातें होती थी, हर चीज ये उनसे डिस्कस करते थे। वो तो भाई साहब बीजेपी नहीं, तो सीधे सीधे स्वयं संघ से रिश्ता लेते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, अभी आपने देखा होगा, इन्होंने सरसंघ चालक मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिखी। कुछ समय पहले मोहन भागवत जी ने कांग्रेस को कहा था कि हमसे भी संवाद कर सकती है, और हमने मना किया कि जिसकी ऐसी विचारधारा हो, जिसके हम बिल्कुल उल्टे खड़े हों, उनसे तो संवाद भी हम नहीं रख सकते। हमने तो अपनी बात स्पष्ट कर दी। आपने चिट्ठी क्यों लिखी भाई? लोग दुश्मन को चिट्ठी लिखता है क्या? आपने तो गुहार की कि क्या आप परवेश वर्मा जो 1100 रुपए बांट रहा है, तो आप न्याय की अपील तो उससे करेंगे जिससे आपको कोई अपेक्षा है। आपने न्याय की अपील की ना, तो इसका मतलब आप तो उसको सम्मान की दृष्टि से आपसे उसका संबंध बनाते हो। आपने भारत के राष्ट्रपति को क्यों नहीं लिखा? आपने सीबीआई को क्यों नहीं लिखा? आपने एलजी को क्यों नहीं कंप्लेंट की? आपने इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं कंप्लेंट की? आरएसएस को क्यों लिखा? कभी कभी होता है ना, जब आप अपने भाई से परेशान हो जाते हैं या किसी से, तो अपनी माँ की तरफ भागते हैं। माँ से दुखी हो जाते हैं तो फेवरेट चाचा की तरफ जाते हैं। फेवरेट चाचा या अपने पति से दुखी हो जाते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं। अपने दोस्त से दुखी हो जाते हैं तो दूसरे दोस्त को कंप्लेंट करते हैं। तो ये तो चाचा, दोस्त, मम्मी, पापा, वो रिश्ता है इनका आरएसएस के साथ। सर, आरोप लगते रहते हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहती है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है, और आम आदमी पार्टी कहती है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। ठीक है, ये जो बी टीम वाला खेल है, जनता इसमें उलझ कर रह गई है। बी टीम कौन है? मैं आपसे एक दृश्य आपके सामने डालता हूं, फिर आप बताइएगा। बी टीम का मतलब ये है कि आपके कार्य ऐसे हैं कि वो ए टीम की मदद करें, ठीक है, और जो भी बाकी है उनका नुकसान करें। ओके, अब हम लोग पार्टियां हैं, सब लोग कहते हैं कि पार्टियां हैं, पार्टियां अपने अपने चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, लड़ें, ठीक है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं हम नेशनल पार्टी हैं, ओके, तो ये उत्तराखंड में जाते हैं चुनाव लड़ने। उत्तराखंड में ये कांग्रेस के वोट काटते हैं, कौन जीतता है? बीजेपी। ये हिमाचल में जाते हैं, वोट किसके काटते हैं? कांग्रेस के। वहां इतना हमारे लिए जन समर्थन था कि हम करके भी किसी तरह जीत जाते हैं, लेकिन वोट फिर भी हमारे काटते हैं। ये गोवा जाते हैं, खुद तो जीतते नहीं है 3-3 चुनाव से, हर बार हमारे वोट कम करते हैं, हमारे लोगों को हराते हैं, बीजेपी को जिताते हैं। ये गुजरात जाते हैं, कांग्रेस का वोट कम होता है, बीजेपी फिर से ऐतिहासिक बहुमत लेकर आती है। ये हरियाणा जाते हैं, 1-1.25% वोट लाते हैं, लेकिन 7-8 सीट में इतना वोट ले आते हैं कि कांग्रेस हारती है, बीजेपी जीतती है। अगर ये राष्ट्रीय पार्टी होते तो ये उन्हीं राज्यों में क्यों जा रहे हैं जहां ये वोट काट के कांग्रेस को हरा सकते हैं? अगर आप राष्ट्रीय पार्टी थे तो बंगाल भी चले जाते, उड़ीसा भी चले जाते, आंध्रा भी चले जाते, नहीं, वहीं जाएंगे जहां ये कांग्रेस को हरा सकते। अब आप दूसरी चीज पूछ लीजिए कि ठीक है भाई, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इतनी जगह हराया और बीजेपी को जिताया, ठीक है, एक जगह बता दो जहां आम आदमी ने बीजेपी को हराया, उनका वोट काटा हो, कांग्रेस को जिताया हो, या इंडिया गठबंधन को जिताया हो। एक भी उदाहरण नहीं है। और कोई ऐसा उदाहरण बता दीजिए जहां कांग्रेस के कारण बीजेपी जीत गई हो, एक कारण बता दीजिए। हमने तो यूपी में भी सब कुछ सैक्रिफाइस करके सपा
जी। हमने तो अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं छोड़ के गठबंधन में बिहार में मिल गए, हमने तो महत्वाकांक्षाएं छोड़ के झारखंड में समझौते कर लिए, हमने तो हर जगह समझौते किए, महाराष्ट्र में कर लिए। महाराष्ट्र में जब हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए थे एमपी में, हमने बहुत कम सीटें ली विधानसभा में कि गठबंधन न टूटे। हम तो सैक्रिफाइस करते हैं बीजेपी को हराने के लिए, ये कांग्रेस को सैक्रिफाइस करते हैं बीजेपी को जिताने के लिए। अब बता दीजिए बी टीम कौन है? जी, बी टीम का आरोप आप आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं सर, लेकिन इसी के साथ जो बेहद जरूरी सवाल बन जाता है, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव चल रहा है, तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का मामला, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर लगातार केजरीवाल ने आरोप लगाते रहे कि कई घोटाले उन्होंने किए हैं, लेकिन समय बदला और अब 10 साल बाद खुद आम आदमी पार्टी के एक नहीं कई नेता पर यह आरोप लगे कि उन्होंने शराब घोटाला किया है। भ्रष्टाचार के आरोप, अरविंद केजरीवाल जेल भी रहकर आए हैं। क्या इसको कर्मा कहा जाए कि जैसी करनी वैसी भाई कभी आप कह दो कैसी करनी वैसे भरनी, लेकिन मैं तो वही कहता हूं ना कि इनका एक तर्क है बड़ा इंटरेस्टिंग। वो ये कहते हैं कि हम शीला जी को इसलिए जेल नहीं भेज पा रहे क्योंकि हमारे पास एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं है। ये कभी कभी तर्क देते हैं। तो मैं इनसे सवाल पूछता हूं, लोकायुक्त तो है जी, चिट्ठी भेज दो लोकायुक्त को, लोकायुक्त तहकीकात कर लेगा। फाइलें तो सब तुम्हारे पास हैं। सरकार में सबूत हवा में नहीं होता, फाइलों में होता है। तो फाइलों में देख लो। कभी कभी सरकार ही तो तय करती है कि फाइलों में सबूत है कि नहीं। चलो हाई कोर्ट में चले जाते। आप तो पहले रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। अगर शीला जी के खिलाफ सबूत होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिला डुला के दिखा देते। ये तो वो भी नहीं कर पाए, इसलिए इनका तो सारा का सारा भ्रष्टाचार का आरोप छलावा निकला और खुद फंसे हैं। और जो आपने कहा करनी है क्या है, लेकिन एक चीज ये केजरीवाल भी जवाब दें, जितना लंबा मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन या ये जेल में रहे हैं, बहुत कम होता है कि कोर्ट इतने लंबे बेल नहीं देती है। ठीक है, तो इसका मतलब है कोर्ट को भी कुछ शक है। दूसरा, आप अरविंद केजरीवाल की बेल की कंडीशन को ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट जब इन्हें बेल देता है और जो किसी और केस में नहीं हुआ, कहता है कि आप मुख्यमंत्री तो रह सकते हैं लेकिन आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते, आप अधिकारियों से बात नहीं कर सकते। यानी सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है कि ये मुख्यमंत्री गलत फाइलें नहीं साइन करेगा, बदमाशी नहीं करेगा, तभी तो आप रोकते हो। भाई आप मुझे अगर किसी एक ऐसे कमरे में जहां मैं गड़बड़ी कर सकता हूं तो आप मुझे जाने नहीं दोगे ना। आप कहोगे नहीं आप नहीं जा सकते, वहां कोई और जा सकता। अगर मैं चोर हूं बाय नेचर और इस कमरे में पैसे पड़े तो आप कहोगे अगर संदीप वहां जा रहा है तो देखो वहां उसको जाने मत दो। तो पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि मुझे आपके चरित्र पे भरोसा नहीं है। अगर आपको जेल के बाहर रहना है तो आप मुख्यमंत्री का कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इससे बड़ा नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी सरकार के खिलाफ क्या कोई हाई कोर्ट चला सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी ये दावा ठोकते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, एक एक भ्रष्टाचारी को चुन चुनकर जेल के भीतर पहुंचाऊंगा। ठीक है साहब, पहुंचाते होंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई कांग्रेसी जेल में क्यों नहीं है? ये तो कांग्रेस के खिलाफ चाहे मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, अगर घोटाले थे और इतने बड़े थे तो कोई तो सुराग हमारे मंत्रियों का, हमारे मुख्यमंत्रियों पे मिलना चाहिए था। हमारा कोई कोयल मंत्री जेल में नहीं, हमारा कोई टेलीकॉम मंत्री जेल में नहीं, कॉमनवेल्थ चलाने वाले जितने लोग हैं, बल्कि उससे बेहतर दुनिया में कभी कॉमनवेल्थ के खेल नहीं हुए, वो कोई जेल में नहीं। तो जेल में है कौन? किस भ्रष्टाचारी को आप जेल में डाल पाए? 10 साल में आप एक सजा नहीं दिलवा पाए, तो कौन से भ्रष्टाचार के खिलाफ आप मुहिम कर रहे हो? आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम राजनीतिक नाटक है और कुछ नहीं। और आप कहते हैं कि वॉशिंग मशीन भी बीजेपी के पास वो तो है। कोई भी ऐसा आदमी जिसपे केस हो बीजेपी ज्वाइन कर ले, अगले दिन सारे केस जो है माफ हो जाते हैं। ये तो है, वॉशिंग मशीन तो कहा ही जाता है उनको। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी के नेतृत्व में सर 2014 में कहा गया कि बीजेपी की लहर है, मोदी लहर चल रही है, तब से लेकर अब तक पीएम मोदी तमाम चुनावी मंचों से एक भाषण या एक नारा जरूर देते हैं, कांग्रेस मुक्त भारत। चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, लोकसभा चुनाव की बात कर लें, तो लक्ष्य तो साफ है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है, क्योंकि तुष्टिकरण कांग्रेस ने की, भ्रष्टाचार में सबसे आगे कांग्रेस, ये आरोप लगाते रहते हैं। और 70 सालों में देश को लूटने वाली कांग्रेस पार्टी जिसको खत्म करने का लक्ष्य वो लेकर चल रहे हैं। देखो, अगर लूटने का होता तो लूट के कोई उदाहरण बता देते ना।
हम तो बोफोर्स के भी आज तक इल्जाम प्रूव नहीं हुआ, उसका भी इंतजार कर रहे हैं। अरे कहना बहुत आसान है, जिसने 70 साल काम किया उसी पे तो सवाल उठेंगे। जी। आपके तो 10 साल में जो कितने भ्रष्टाचार निकल आए हैं, लोग इससे अपने में इस असमंजस में है कि ये कौन से नरेंद्र मोदी थे जिसको हमने वोट दिया था। देखो कहना कुछ भी, आप भारत मुक्त, ये मुक्त, कांग्रेस युक्त कह लो। पहली चीज मैं ये देखना चाहता हूं कि इनके टारगेट में रीजनल पार्टी नहीं है जी। कभी भी इन्होंने आप मुक्त दिल्ली नहीं कहा, तो पता ही चल जाता है ना आम आदमी से उनका क्या संबंध है। कभी कोई और समाजवादी पार्टी मुक्त देश नहीं की बात नहीं की, कभी इन्होंने आरजेडी मुक्त देश की बात नहीं की, कभी इन्होंने तृणमूल मुक्त बंगाल की बात नहीं की। क्योंकि इनमें और इन कई पार्टियों में शायद भारतीय जनता पार्टी को यह भी लगता होगा कि ये जो रीजनल पार्टियां ये मेरे लिए खतरा नहीं है। सबसे बड़ा खतरा भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई है तो कांग्रेस है, और इसीलिए कांग्रेस मुक्त कहते हैं। लेकिन इनका दुर्भाग्य है कि देर सवेर कांग्रेस आ ही जाती है। हम लोग 40 सीट पे थे, 100 सब पे आ ही गए। ये 400 का सोच रहे थे, 250 पर आकर गिरे। और मुझे ये विश्वास है कि अगर 5-6 महीने बाद चुनाव होता लोकसभा का, तो शायद इनकी 250-150 ही रह जाती। बीजेपी, खासकर पीएम मोदी की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देश हित में कितनी और देश के लिए घातक कितनी आपको लगती है? नहीं देखिए, देश में हित अहित मैं नहीं कहूंगा, घातक है। घातक मैं राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद वाले मुद्दों की नहीं बात करता, मैं विकास की बात करता हूं। इनका कुछ एक बहुत ज्यादा प्रेम रहा है बड़े बड़े फैक्ट्री इंडस्ट्रियों के साथ काम करना, और इन्होंने जितनी नीति बनाई है आर्थिक रूप से कुछ लोगों के हवाले ये देश कर दिया। ये सबके सामने आज हमारा 1% जो हमारा पैसेवर आदमी है वो 60 या 70% कमाई ले रहा है इस देश में, जो इतनी गैर बराबरी इस देश में कभी नहीं हुई। आप किसानों की हालत ले लीजिए, आप गरीब की नौकरी की हालत ले लीजिए, आप गांव की हालत ले लीजिए, बद से बदतर होती जा रही है। तो आर्थिक रूप में नरेंद्र मोदी ने इस देश को एक तरीके से खोखला कर दिया है। सामाजिक रूप में जो ताना बाना टूटा है उसके बारे में तो कहने की भी जरूरत नहीं है। जो धर्म का ताना बाना टूटा है, जो जातियों का ताना बाना टूटा है, और जिस तरीके का अत्याचार बढ़ा है कुछ समुदायों पे, कुछ समाजों पे, कुछ अलग अलग तरीके के लोगों पे, लोगों की पहनने के तरीके पे, खाने पीने के तरीके पे, भाषाओं पे, वो तो अप्रत्याशित है। ये देश जो अपनी विविधता के लिए जाना जाता था, वो आज अपनी विविधता के खिलाफ रोज होते हुए अत्याचारों के लिए जाना जाता है। एक इंटरव्यू में आपका देख रही थी संदीप जी, उसमें आपने कहा कि देश के सबसे वर्स्ट पीएम नरेंद्र मोदी जी, क्या वजह? मैंने ये नहीं कहा, उन्होंने पूछा कि देश के सबसे वर्स्ट पीएम कौन सा है, तो मैंने कहा हो सकता है जो आज के हों, इतना ही मैंने कहा। देखिए, वर्स्ट और नॉट वर्स्ट एक लॉन्ग टर्म कंपैरिजन तो बड़ा मुश्किल होता है। ये माने कि क्या आज के संदर्भ में मैं उनको कोई भी नंबर दूंगा क्या, तो बहुत मुश्किल से उनको मैं नंबर दे पाऊंगा। दिल्ली के हाँ, अंदर मैं उनको बहुत अच्छा पॉलिटिशियन मानता हूं, ये मैं उनको तमगा दूंगा, फर्स्ट रेट पॉलिटिशियन, कि वो पॉलिटिक्स अपनी इतनी अच्छी खेलते हैं कि बिना कुछ किए सब करते दिखते हैं। उस मामले में केजरीवाल को भी मैं अच्छा पॉलिटिशियन मानूंगा। दोनों बिना कुछ किए करते दिखते हैं, दूसरे के सब किए कराए को अपना बनाकर उसके ऊपर बैठ के राजा बेटा बनते दिखते हैं। अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश बहुत बेहतरीन तरीके से कर देते हैं। दूसरा, अगर एक कमीज भी पहनता है तो उसे सोने की सूट बनाकर दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और वो सक्सीड करती है। तो आज के सांस्कृतिक और संवाद के और संचार के जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें ये दोनों अपने आप मैं मानूंगा कि अच्छी राजनीति करते हैं। लेकिन नेता या अभिनेता, ये सवाल भी उठ जाता है। देखो, थोड़ा बहुत अभिनेता तो सब नेताओं को होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मैं मानूंगा कि नेता होंगे, इनमें नेतृत्व नहीं है जी। नेता तो कोई भी हो सकता है, नेतृत्व नहीं है इन दोनों में, खासकर प्रधानमंत्री माने तो उस स्तर पर, और चलो बाकी जो भी है। मुझे नहीं लगता कि जो नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, जो दूर देखने की दृष्टि होनी चाहिए, जो दूर के लिए हर चीज आज के लिए ना करने की एक हिम्मत होनी चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में स्टेट्समैन कहते हैं, दूरदर्शी नेता जी। जो ये नहीं कि कल मुझे कैसे वोट मिलेगा इसी पे सारी नीति बनाए, आने वाले 20 साल 25 साल का मैं हिंदुस्तान कैसे बनाऊं उसकी नीति बनाए, और सबके लिए नीति बनाए, सिर्फ उसके लिए नहीं जिसकी मुट्ठी में पैसा है, जिसके पास जमीन है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है, सबके लिए बनाए।
वो उसमें मैं उनको नहीं समझता हूं कि उनका नेतृत्व बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। लेकिन पीएम मोदी आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्यारी है, लक्ष्य सिर्फ सत्ता पाने का है आप लोगों का। देखो वो कुछ भी कह लें, जितना विकास इस देश में कांग्रेस ने किया, मैं इस पर बहुत लेक्चर देता हूं, अब तो उसमें 2-3 घंटे लग जाएंगे, मैं समय नहीं खराब करूंगा। मैं आपको सिलसिलेवार हर क्षेत्र में इसका आपको प्रमाण दे सकता हूं कि इन्होंने जो 10 साल में किया है, कांग्रेस के हर 10 साल में इससे कहीं अधिक काम हुआ है। और अगर कम से कम जिनसे सबसे ज़्यादा चिढ़ते हैं, नेहरू जी को अगर हम कंपेयर कर लें, तो अगर नेहरू जी इतने बड़े दिखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी इससे भी कहीं नीचे अपने कामों में दिखते हैं। सर कंपेयर नहीं कर सकते कांग्रेस के राज्यों को इनके 10 साल से। ठीक है, दिल्ली के अंदर आपने भी देखा होगा, रमेश बिदूड़ी बीजेपी के पूर्व सांसद भी और अभी उम्मीदवार भी हैं कालकाजी से, उन्होंने एक बयान दिया प्रियंका गांधी को लेकर कि सड़कें उनके गाल जैसे बना देंगे। विवादित बयान है, इससे पहले संसद के अंदर भी वो बहुत आपत्तिजनक बयान दे चुके हैं, लेकिन लगाम लगती दिखाई नहीं दी थी। क्या बीजेपी ने खुद अपने नेताओं को ये छूट दी हुई कि आप उल्टे सीधे बयान दीजिए? नहीं, वो तो बीजेपी का नेचर है और ये खुद इन चीजों में विश्वास करते हैं, इस तरीके की बातें करने में। तो रमेश बिदूड़ी भी तो कभी कभी आश्चर्यचकित हो जाते होंगे कि यार मैं तो वही कह रहा हूं जो मेरी पार्टी सोचती है, तो मुझे क्यों सजा मिल रही है। बीजेपी का ये नेचर और कैरेक्टर है। आपने देखो बड़े बड़े बलात्कारियों को, उनको या उनके बच्चों को सीट दे दी। ये रेसलिंग वाली लड़कियों के साथ जो हुआ उसमें क्या किया उन्होंने, कुछ जगहों पे कठुआ में और जगहों पे जो बहुत अभद्र चीज़ें हुई थी उसके बाद क्या किया उन्होंने। तो उनको लो तो ठीक है, महिला के खिलाफ कुछ बोल दिया नहीं बोल दिया, क्यों एक्शन लें। उनको लगता है कि अगर हम जीतते चले जा रहे हैं और हम सांप्रदायिक राजनीति में हमको सफलता मिल रही है, तो इन छोटी मोटी चीज़ों में परेशान होने की क्या जरूरत है। लेकिन सर पीएम मोदी महिला सम्मान की बात करते हैं और उनके नेता महिलाओं को लेकर ऐसे घटिया बयान दे देते हैं। ठीक है, महिला सम्मान वो सब वोट के लिए और एक अमली जामा पहनाना है अपनी नीतियों का। असलियत तो पता चलती है ना, अब एक्शन क्या लोगे। ठीक है, एक्शन तो कोई होता दिखता नहीं। संदीप जी, आप लगातार युवाओं से बहुत मिल रहे हैं, मैं आपकी फुटेज वीडियो देख रही हूँ, काफी युवाओं के बीच जा रहे हैं। आपके पास क्या प्लान है, क्या विजन है आपका? अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप खासकर युवाओं पर कैसे? दिल्ली में साधारण है, दिल्ली में युवाओं की मेन जरूरत है नौकरी में तब आती है दिल्ली जैसे राज्य में, जब पहली चीज आप यहाँ के सर्विसेज को बढ़ाएं, क्योंकि ये सर्विस ट्रेडिंग का सेंटर है जी। और ट्रेडिंग का सेंटर ये तभी बन सकता है जब यहाँ जीएसटी में आप उस तरीके के परिवर्तन करें, ज़्यादा इलाकों को कमर्शियल डिक्लेयर करें, आप डोमेस्टिक से और चीज़ों के बनस्पत यहाँ जो सबसे ज़्यादा हमारी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल की बिजली महंगी है उसको कम करें, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है तो बाहर के लोग आके आपके यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर 10 साल में सत्यानाश हो गया है। तीसरी चीज़ जो है, जो इससे भी ज़्यादा एक बराबर की इंपॉर्टेंस है, कि सरकार का डेफिसिट कम होना चाहिए। सरकार का डेफिसिट कम होता है तब मूलभूत चीज़ों में पैसा लगता है। तो हमारे आज जल बोर्ड 80,000 करोड़ के लॉस पे है, डीटीसी हमारी 45 से 50,000 करोड़ के लॉस पर है। इन दोनों लॉसों को रिकवर करना पड़ेगा, तभी अच्छी सुएज, अच्छा पानी मिलेगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छा ट्रांसपोर्ट मिलेगा। और जिस चीज़ में दोनों बीजेपी और आम आदमी फेल हुई है, हायर एजुकेशन। इन्होंने कांग्रेस ने एक स्किल का डिप्लोमा सेंटर बनाया था जिसको इन्होंने यूनिवर्सिटी कन्वर्ट कर दिया, तो कोई नई चीज़ नहीं की। और एक कह रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसके अलावा एक भी कॉलेज दिल्ली में नहीं खोला, एक भी हायर यूनिवर्सिटी नहीं खोली। कांग्रेस ने तो 6-6 खोली थी। तो अगर हमारे बच्चे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ पाएंगे तो कहाँ से कम्पीट करेंगे, कहाँ से उन्हें नौकरी मिलेगी? अरे 4-4, 5-5 लाख की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में थोड़ी जा सकते। मैं पढ़ाता हूँ एक यूनिवर्सिटी में, मैं जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, ठीक है, बट वहाँ वो सामान्य बच्चा नहीं आ पाता है जिसके माता पिता 4-5 लाख नहीं दे पाते। क्या किया उसके लिए आम आदमी पार्टी ने? तो मेरा ये कि सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, सरकार का घाटा कम होगा, हम ट्रेड को यहाँ प्रमोशन करेंगे, और हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिल्ली के बच्चों के लिए बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ 2-3 छोटे सवाल ले रही हूँ सर। सबसे पहले गृह मंत्री जी को लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि वो जिस तरीके से बयान देते हैं डॉक्टर अंबेडकर को लेकर, बाबा साहेब जिनको सब पूछते हैं, मानते, संविधान निर्माता कहा जाता है, उनको लेकर संसद में जो अपमानित भाषण दिया उस पर नहीं, देखिए वो उनके अंदर की मानसिकता है। क्या है, किसी व्यक्ति को मजाक में इस्तेमाल कर लेना, हंसी ठिठोले करना,
किसी को बदनाम करने के लिए किसी के संदर्भ में इस्तेमाल कर लेना, तो वो उनसे जो कहा गया, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते थे क्या कह रहे हैं, उसमें फंस गए, पहली बार फंस गए, इसलिए दिक्कत है उनको। लेकिन इसी तरीके से वो देश के बहुत से महानुभावों के बारे में सोचते हैं, और ये पहली बार नहीं है। यही पार्टी है जो गांधी जी के बारे में बहुत कुछ कहती थी, नेहरू जी के बारे में बहुत कुछ कहती थी, इंदिरा जी के बारे में बहुत कुछ कहती थी। तो ठीक है, आज बाबा साहब के बारे में कहने लगे, वो भूल गए कि वो पिछले कुछ समय से बाबा साहब को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो नेचर ही है इन लोगों और का। क्या इस बयान से बीजेपी पर बहुत बड़ा डेंट पड़ा है? डेंट तो पड़ा है, ये लोग घबराए हुए हैं, डेंट तो पड़ा है, स्वाभाविक है डेंट पड़ा है। और इन बयान के सर, अमित शाह जी का बयान हो या फिर विदोड़ी जी का बयान हो, क्या इन बयान का चुनावी असर भी कुछ पड़ता दिखाई देगा, नुकसान देखते हैं लोग तो इतनी जल्दी बयान नहीं भूलते। मैं तो आशा करूंगा उसका पड़ेगा, क्योंकि इतनी भद्दी बातें आप कहें, एक तरफ एक महानुभाव के बारे में, बाबा साहब की बहुत रिस्पेक्ट है इस देश में, दूसरा एक महिला के बारे में, महिला नेत्री के बारे में, तो मुझे लगता है फर्क तो पड़ना चाहिए जी। देश के अंदर सबसे विभाजनकारी नेता आप किसको मानते हैं? इस वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के हर नेता को, किसी एक को कम नहीं मानूंगा, सबको, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। बटेंगे कटेंगे नारा भी दिया जाता है बीजेपी की ओर से, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये नारा हो वो हो, हकीकत इनकी यही है, ये चाहते हैं कि लोग बढ़ते रहें, कटते रहें। और भ्रष्ट नेता? इस पूरी सरकार को मानूंगा मैं, किसी एक को नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? देखो साहब, दिल्ली सरकार का बजट कम है, दिल्ली सरकार का दायरा कम है, भारत सरकार का दायरा बहुत ज्यादा है, तो स्वाभाविक है भारत सरकार ज्यादा, लेकिन दिल्ली सरकार कोई अपने दायरे में कम नहीं है, किसी भी हालत में कम नहीं है। तो दोनों ही सरकारों में भ्रष्टाचार का जो लेवल है बढ़ गया है, मतलब इतना बढ़ जाएगा मैं भी उम्मीद नहीं करता, लेकिन हाँ, लोग माने या ना माने, कभी समय आएगा। मैं 2016-17 से कह रहा हूं, कभी आप मेरे पुरानी वीडियोस या देखिएगा जो ANI को देता था, कि दिल्ली सरकार का आप देखिएगा 4-5 साल में इतने भ्रष्टाचार की चीजें निकलेंगी कि आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, और आज वही हो रहा है। लेकिन तीसरी बार भी सर चुनाव जीत जाते हैं, लोकसभा में वापसी कर। देखिए, चुनाव जीतना और आप क्या है क्या नहीं, उसमें कभी कभी संबंध नहीं होता है, क्योंकि एक पार्टी सांप्रदायिकता पर चुनाव जीत रही है, दूसरा झूठे प्रचार पर सीख रही है। कभी कभी चल जाता है, ठीक है, अच्छी सरकारें भी आती हैं। शीला जी जिसका गुणगान आज हर व्यक्ति कर रहा है, वो बुरी तरह हारी जी। तो ये तो आप नहीं कह सकते कि काम अच्छा नहीं था, ये तो आप नहीं कह सकते कि भ्रष्ट थी, ये तो आप नहीं कह सकते कि वो सांप्रदायिक थी, ये तो आप नहीं कह सकते कि वो जातियों पे लड़ती थी, ये तो आप नहीं कह सकते कि वो गैर बयानी पे लड़ती थी। एक मान लीजिए आदर्श नेत्री के रूप में उनको आप जरूर मानेंगे, आदर्श नेत्री पॉलिटिक्स भी उन्होंने करने की कोशिश की, वो भी हार गई। और कभी कभी जो आदमी कुछ नहीं करता जीत भी जाता है, ठीक है। जीत हार राजनीति में व्यक्ति की प्रतिष्ठा, सम्मान, उसकी डिग्निटी, उसका कैरेक्टर, उसके काम से बहुत ज्यादा संबंध नहीं रखता है। आपने शीला दीक्षित जी की बात करी, मैं बहुत छोटा सा बहुत गंभीर सवाल आपका ले रही हूँ। शीला जी अचानक हार गई, दिल्ली में काम भी किया, दिल्ली के जनता के दिलों पर राज भी किया। जब वो हारी तो क्या कुछ ऐसा लगा कि ये नहीं होना चाहिए था? नहीं, वो तो लगा, लेकिन उनका जैसे पर्सनल ये था, वो ये कह रही थी मैं ये समझ नहीं पा रही हूं कि मैंने क्या गलत किया और क्यों लोग इतनी नफरत करते हैं। और इन लोगों की जो भद्दी बातें होती थी, ये भ्रष्ट है, वो भ्रष्ट है, जो ये भाषा इस्तेमाल करते थे, वो मुझसे कह रही थी कि अब मेरा समय नहीं है इस तरह की पॉलिटिक्स का, अगर ये पॉलिटिक्स का स्तर है और ये राजनेता हैं तो ज़्यादा अच्छा है मैं यहाँ से रिटायर कर जाऊँ। वो उस मामले में निराश थी। ठीक है, आखिरी सवाल जो सब जानना चाहते हैं, जनता से लेकर विपक्षी पार्टियां तक भी, आपके जो विरोधी हैं वो भी, कि क्या संदीप दीक्षित जी सीएम चेहरा हो सकते हैं कांग्रेस पार्टी का? देखो, कांग्रेस में कोई सीएम चेहरा हम डिक्लेयर नहीं करते। हमारे यहाँ छोटे बड़े नेता होते हैं, कभी कभी नेताओं के नाम पर वोट पड़ता है, और अगर हमारे कुछ प्रमुख नेता होते हैं तो पार्टी ज़्यादातर उनको सम्मानित करती है पदों से, नहीं तो हमारे यहाँ तो जो सीनियर लीडरशिप है वही चुनती है और कोई नहीं चुनता। धन्यवाद सर, हमें समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। संदीप दीक्षित जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, दावेदारी ठोक रहे हैं नई दिल्ली से, जहां
आम आदमी पार्टी की केजरीवाल चुनावी मैदान में। देखना ये होगा कि दिल्ली के अंदर दिल्ली का दंगल कैसा रहने वाला है, कौन किसको मात देता है। और जैसा कि सर ने कहा कि इस बार का जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी जो लड़ रही है वो शीला दीक्षित की दिल्ली वाले तर्ज पर लड़े। देखते हैं कि दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित की दिल्ली कितनी वापस लौटती है और क्या आम आदमी पार्टी को मात देकर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। आपकी राय क्या साझा कीजिएगा इस खास बातचीत को लेकर, आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।